ये वो बहुत सा सवाल है, इससे भी नहीं करते हैं। ये तो स्पोर्ट पेपर के पास एक्चुअली इससे तो बात है स्पोर्ट में। क्या आप सोचो कि मार्किंग में 1 2 3 4 हो गए, उसके बाद 5 हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 तो यहाँ ऐसे जाएगा ये मॉडल ये है गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कुछ डिस्कशन होगा ना, होमवर्क वगैरह, शीट वगैरह है क्या कुछ? शीट में तो नहीं था। कॉपी में क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 है क्या? शीट आज नहीं लाई? वेरी गुड। इसको कहते हैं हाँ, नोट्स वाली भी ट्राई नहीं है। बताओ भाई। सर किसी को एक पूछना हो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का पूछ सकता हूँ क्या? क्या? सर इसका 6th क्वेश्चन में मैंने 1 का जो 6th क्वेश्चन है उसमें मैंने 4 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सर, उसके बाद का स्टेप समझ में नहीं। क्लास में सॉल्व हुआ है, वीडियो देखना और तो क्या बताऊंगा। नहीं सर, उसमें आपने इसके बाद डायरेक्ट 5 + x की पावर 4 लिख दिया था, वो कैसे आया था? वो वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। ये सही है बेटा, ए पता है, बी पता है, मैक नहीं दिख रहा। सर रिवाइज करते टाइम समझ में नहीं आया कैसे। इसका मतलब है कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ही नहीं आता। वो हो जाएगा 4ck और बगल में आएगा 5 की पावर 4 - k और x की पावर k, तो ये सीधा सीधा 5 + x की पावर 4 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ओके सर, मैं कर लूँ। ठीक है सर, थैंक यू। पढ़ लो बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम 50 बार लिख लो, अगर ये ही नहीं समझ में आ रहा अभी तक तो नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कम से कम 50 बार लिखो एटलीस्ट, तब जाके शायद तुम्हें चमकना चालू हो कुछ। और भाई क्या है होमवर्क में? फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में हो गए सारे? 14 15 14 15 पूछना है किसी को? एक्सरसाइज 5 में किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी? कौन सा? 15 का सी ऑप्शन। 15 के सी ऑप्शन में कह रहा है कि x 16 मतलब हो गया 8√16 और +1 और उसकी पावर है 6। मेरे ख्याल से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात। ये √2 + 1 हो गया, मेरे ख्याल से क्लास इलस्ट्रेशन ही है जिसमें मैंने आंसर निकलवाया था 478। तो देख लीजिए बेटा क्या पढ़ाई हो रही है। देखिए क्लास में एक इलस्ट्रेशन होगा इस नाम का, आप पीछे पेज पलटिए, जब स्टार्टिंग की क्लास में जब अपन ने किया था इलस्ट्रेशन, देख के बताइए जिसका 478 आंसर आया था। अभी तक नहीं दिखा? सर है नोट सही है, √2 + 1 की पावर 7 ग्रेटेस्ट है। √2 + 1 की पावर 7 वाला करवाया है, और ये Yes, √2 + 1 की पावर 6 में बोल रहा है कि इंटीग्रल पार्ट 197 प्रूव करो। तो फिर कहाँ पढ़ाई करते हो यार?
देख लो बेटा, ईमानदारी थोड़ा लाओ पढ़ाई में, जो क्लास में करवाई जा रही है चीजें उसको ईमानदारी से करो। अभी तक आपको यही नहीं पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को कि एन सी के एक्स की पावर एन माइनस के और वाई की पावर के जो है एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन होता है। मतलब कैसे चलेगा काम? तो कुछ नहीं चलेगा काम, मतलब चीज खत्म हो गई, इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई पूछो। 4 4 के बाद 7 और 4 और 7 हुआ 10th का A 10th का ए। इसके अलावा और कोई? 10th का ए भी मेरे ख्याल से 2 से 3 बार बतला दिया है। 4 मेरे ख्याल से वही है, सीधा और उल्टा करके जोड़ना है, फेडरिक कार्ल-गॉस। तो जैसे आएगा nc0 sin 0x cos nx, nc1 sin x cos n minus 1x, और इस तरीके से लास्ट में जाएगा ncn sin nx cos 0x। उसका जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो जो ncn है उसको लिख दीजिए nc0 और फिर क्या आएगा sin nx cos 0x। तो जब ऊपर वाले के साथ जोड़ोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो सब मेरे ख्याल से sin nx करके बन जाएंगे। तो sin nx ओवरऑल कॉमन आ जाएगा और nc0 से ncn का सम आएगा, दैट विल बी 2 raised to the power n, और 2s आया था उधर तो 2 से कट जाएगा। तो सिंपली लिखिए, चलाइए थोड़ा और रिवर्स करके लिख के जोड़िए। 7th बोल रहे हैं x की पावर 2001 प्लस हाफ माइनस x की पावर 2001 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर कोई बोले सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो सम ऑफ द रूट्स जो सेकंड हाईएस्ट पावर होगा और हाईएस्ट पावर का क्या होता है रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डिग्री की इक्वेशन है, बताइए। 2001 दिखने का मतलब ही है कि आंख काम नहीं कर रहा है और भेजा फ्राई हो चुका है। साफ साफ दिख रहा है कि x और माइनस x जो है वो कट जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कितने डिग्री का इक्वेशन 2000, ठीक है ना। तो जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए होगा 1999 का और 2000, और उन्हीं का क्या होगा नेगेटिव रेशियो। हाँ नेगेटिव रेशियो। तो x की पावर 2001 तो कट गया, राइट, दिख रहा है बिल्कुल। तो मुझे इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, 2000 वाला भी चलेगा और 1999 वाला भी इसी में मिलेगा। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो लास्ट टर्म x की पावर 2001 वाला होगा, उसके पहले वाला x की पावर 2000 वाला और उससे पहले वाला 1999 वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 c 1999 है कि नहीं, और इनटू होगा हाफ की पावर 2, राइट, और माइनस x की पावर 1999। तो एक माइनस इससे आएगा और एक माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस b अपॉन a करते हैं तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या आएगा 2001 c 2000 और हाफ, और x की पावर क्या आएगा दोस्त 2000 या माइनस x की पावर 2000। तो यही रेशियो मेरे ख्याल से क्या होगा आंसर। तो ये सब बेसिक और सिंपल सवाल होते हैं। अब जैसे अब इसको काटोगे तो 2001 फैक्टोरियल चला जाएगा, ऊपर 2000 नीचे 1999, तो मुझे लग रहा है कि 2000 ही आएगा ना दोस्त पर, और एक इसका 2 आएगा तो 2 दूनी 4, 500 होना चाहिए, सही है क्या? Yes, sir. यस ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। जो करवाया है उसी को अच्छी तरीके से करिए। देखिए 10 का ए भी मेरे ख्याल से अपन ने इसको काफी बार समझाया कि ये कोएफिशिएंट ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे x की पावर 15 ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना 30c0 है यहाँ पे, और इनटू कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2x की पावर 30। तो मुझे लग रहा है पिछले ही डिस्कशन में आया था ये। तो क्या हो जाएगा 30c15 इंटू 2 की पावर 15, फिर माइनस
फिर क्या आएगा 30c1 और इनटू कितना हो जाएगा 1 + 2x की पावर 29, और याद हो तो एक x से मल्टीप्लाई करवाया था, क्योंकि अगर ये x की पावर 15 है और हमें इसमें x की पावर 15 निकालना है पूरे में, तो इसमें क्या निकलेगा x की पावर 14, तो दैट इज 29c 14 इंटू 2 की पावर 14 जो कि दिया हुआ है, और ऐसे ही ये सीरीज चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + 2x माइनस x की पावर 30, यही बनेगा नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यही लास्ट क्लास में सिखाया, फिर से सिखाया और सीखते ही रहना बस। तो ये 1 + x की पावर 30 हो जाएगा, तो इसका क्या x की पावर 15 का 30c 15, यही है ना आंसर, मिला दिया ना आंसर मैंने। हाँ देखा। Yes, sir. जनरल टर्म लिख के और कोई एक्सरसाइज 6 में रखें, नोट में लो क्लास में शायद 2-4 सवाल थे, 4। Yes. आप बात है, कांग्रेचुलेशंस पार्टी। होमवर्क में क्या था, सीरीज वाला सवाल था ना। अच्छा पहले का क्या है, 1 - ln2 E। The first question was 2/1 factorial, right? तो हाँ 2/1 factorial को लिख सकते हो आप 1 + 1/1 factorial। अगला है 4, तो 4/3 factorial को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/3 factorial। फिर अगला है आपका 6/5 factorial, तो दिस इज 5 + 1/5 factorial, राइट। एंड लाइकवाइज ये चलता जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म इधर 1/1 फैक्टोरियल है, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, दूसरा 1/1 फैक्टोरियल हो गया। अगला वाला 3/3 फैक्टोरियल है, तो 3/3 फैक्टोरियल इज 1/2 फैक्टोरियल और प्लस 1/3 फैक्टोरियल, देखो। फिर अगला हो गया 5/5 फैक्टोरियल, 5/5 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी व्हाट 1/4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अगला वाला, और ऐसे ही चलता जाएगा 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल करके, ठीक है। अगर हमने e की बार x की सीरीज को अगर थोड़ा भी अगर जाके मेहनत की हो तो हमें दिख जाएगा कि ये ऐसा वाला कुछ है, और जो हमारा अभी वाला सीरीज है वो साफ साफ मुझे दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं x = 1 रख दूं तो यही वाला सीरीज आ जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज e की पावर 1 का एक्सपेंशन, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एज गुड एज या एज बैड एज जो भी है, नहीं e। सेकंड वाले का 4 सेकंड वाले में क्या कह रहा है, देखोगे 1 + 2 है तो उसको 2 ब्रैकेट में तोड़ते जाओ, 2 ब्रैकेट में, ठीक है। और पहले वाले टर्म्स जो है ना उसको एक सीरीज में रखो और दूसरे वाले टर्म दूसरे सीरीज में रखेंगे। तो इसका देखना पहला टर्म आ गया ln2 प्लस इधर देखना ln² 2/2 फैक्टोरियल दिख रहा है क्या, ln2/2 फैक्टोरियल प्लस क्या दिखेगा आपको ln³ 2/3 फैक्टोरियल, ऐसा दिख रहा है एक सीरीज। Yes. और फिर अगला सीरीज देखना, इसका सेकंड टर्म्स वालों से बना रहे हैं। तो पहला टर्म है 2, द नेक्स्ट टर्म इज 2² ln² 2/2 फैक्टोरियल। फिर क्या है अगला टर्म 2³ ln³ 2 और अपॉन आपका क्या है 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको दिस अपॉन 1 फैक्ट देता हूं, मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं मानेगा, मानेगा भी तो होली आ ही जाएगा मार्च तक, दिवाली के बाद, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं और एक 1 इधर लिख देते हैं, एक 1 इधर लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव एडेड 2 1s, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर चेक करना 1 + 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से -2। अब ये सीरीज देखिए आप e की पावर x की, और ये सीरीज देखिए पहले वाले, गौर फरमाए। तो = इसमें क्या रख दिया जाए ln2, तो ये चीज क्या दिख रही है आपको e raised to the power ln2, है ना। फिर अगला वाला बताइए
e की पावर e रेज टू द पावर 2 ln2 और -2 तो जिंदाबाद है ही, तो e की पावर ln2 इज 2 और 2 और ये -2 साफ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा e की पावर ln4 दैट इज 4। ठीक है, ठीक। थर्ड वाले का क्या है, ई स्क्वायर माइनस ई। e स्क्वायर माइनस e। तो थर्ड वाला शायद क्या था 1 + 2/2 फैक्टोरियल ऐसे ही है ना, फिर 1 + 2 + 2 स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जनरल टर्म लिख देता हूँ नहीं, और उस पर सिग्मा लगा देंगे। तो जनरल टर्म r8 टर्म या n8 टर्म जो भी लिखना हो आप लिख लीजिए। जैसे n8 टर्म अगर लिखते हैं आप तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर टिल कहाँ तक जाएगा, ये 2 की पावर n-1, क्योंकि थर्ड टर्म है 2 स्क्वायर है, सेकंड टर्म है 2 की पावर 1 है, और नीचे कितना आएगा आपका n फैक्टोरियल देख लीजिए। तो ये जीपी का सम है तो कितना हो गया 2 की पावर n - 1 2 - 1 दैट फ्रॉम कैलकुलेटर इज 1 राइट, और अपॉन कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। अभी हम इसको अलग अलग करके देखते हैं एक बार। तो n की वैल्यूज हम 1 से इंफिनिटी रख रहे हैं राइट, तो n की वैल्यू जब आप 1 से इंफिनिटी रखोगे इसमें देखो ध्यान से, इसको अलग कर दो उसको अलग कर दो, तो माइनस के बाद 1/n फैक्टोरियल वाला पहले लिख देता हूँ, नहीं तो मैं n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखा तो 1/2 फैक्टोरियल, 3 रखा 1/3 फैक्टोरियल। फील आया क्या चीज है ये? हाँ, तो इसमें बस एक 1 मिसिंग है, ठीक है ना, तो इधर मैंने 1 कर लिया। अब 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल में देखना, n = 1 पे क्या दिखेगा 2/1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसमें भी एक चीज मिसिंग है 1, तो 1 लिख देते हैं, और 1 - 1 तो सेटल हो गया, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ घटाना नहीं पड़ेगा। अब पहली सीरीज आप देख के बताओ उसको कि क्या बन रहा है, e स्क्वायर पक्का, तो x की वैल्यू 2 रख के देख लो वहां पे आप 1 + 2/1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर वही चीज दिखी है, तो ये e स्क्वायर हो गया और e का हो गया e हो गया, तो दिस विल बी e स्क्वायर माइनस e। अगले वाले का 1/2 1 माइनस एल - ln। एन ये कुछ ऐसा है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, नहीं सॉरी 1/4 × 5 प्लस 1/6 × 7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ऐसा है राइट। तो आप बोलोगे कि ऊपर 3 - 2 5 - 4 लिख के कटना चालू होगा, तो कटना नहीं चालू होगा, ठीक है। इसमें आप जैसे ऊपर 1 को लिखोगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस लाइक 3 - 2 5 - 4 दिस विल बी 7 - 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलेगा। तो जब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो पहला टर्म दिखेगा 1/2 और माइनस क्या दिखेगा 1/3, फिर उसके अगले वाले में क्या दिखेगा, अलग अलग करोगे तो 5 कटेगा तो 1/4 माइनस 1/5 1/6 माइनस 1/7 एंड सो ऑन चलता जाएगा नहीं। और ये कहाँ दिखता है, ये अब ये मतलब बोर्ड पे दिखता है, ln 1 + x का एक्सपेंशन देखो आप, तो ln 1 + x का एक्सपेंशन looks like x minus x² 2 plus x³ 3 minus x³ 4/4 and so on। अब ये 1/2 1/3 1/4 ऐसा टर्म दिख रहा है विद ऑल्टरनेट +-2 यहाँ भी दिख रहा है मुझे तो, और वो किसके लिए दिख रहा है फॉर x = 1, तो मैं बोल सकता हूँ 1 + 1
नहीं, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो ये थोड़ा ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है सीरीज के। तो जब इसको इधर ले आओगे और ln2 को उधर ले जाओगे तो इसको इधर लाओगे तो ये दिख रहा है ना 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ही बनता जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1 माइनस ln2 उधर ले जाओ। नहीं, ठीक है। अभी क्या है कि अपनी छुट्टियां शायद 31 तारीख से ना 30 के बाद है नहीं। कब तक? हाँ, अभी शायद अपनी मुश्किल से 5-6 क्लासेस आ पाएंगी। तो कोई भी बड़ा टॉपिक चालू करेंगे तो बीच में टूट जाएगा। ठीक है, और फिर जब कंटिन्यूटी में चल रहा है तो ये हालत है, तो मतलब टूटने के बाद तो दूर दूर हो जाएगा। तो अपन एक छोटा सा ही टॉपिक चालू करते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो 11th वाले बच्चे भी करते हैं और जो लीडर में वो तो करना ही है। ठीक है ना, वो 11th का क्या होता है कि एक चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो अपन 12th में करवाते हैं। रीजन भी फिर वो हवा नहीं लगता नहीं तो 11th में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अलग सा टॉपिक है, काफी मेच्योरिटी चाहिए होता है। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो एक बार, 2-3 पन्नों में सिमट जाएगा, समझ में आएगा। तो 11th के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बच्चे 11th के हैं वो अपने हिसाब से उसको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लें, समझ में आएगा। अगर उनको लगता है कि क्लास स्कूल में एग्जामिनेशन वगैरह है तो ठीक है ना, और लगता है कि नहीं है कुछ चले मांग तो अपन 11th सॉरी मतलब 12th में करेंगे। ठीक है, बाकी डिटर्मिनेंट एक्चुअली 12th का टॉपिक है, लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे ना 11th में। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा मेरे ख्याल से, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला होगा। हालांकि तुम लोग ने 10th का बोर्ड नहीं दिया है और यू हैव एंजॉयड रियली वेल, लेकिन वहां पे ये सब चीजें बताई जाती हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत यूज भी आता है, तो इसलिए हालांकि ये 12th का चैप्टर है बट उसको फिर भी अपन क्या है 11th में कर रहे हैं, और 13th वाला सब करना ही होता है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ब्रेक ना हो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है सर हमारे उस वाले मैच मतलब उस वाले उसमें भी चल रहा है डिटरमिनेंट, जो दूसरी क्लास चलती है। डिटर्मिनेंट नहीं चल रहा होगा ना, डिटर्मिनेंट चल रहा है, यस सर, स्ट्रेट लाइन आरआर चल रहा सर होगा ना। करा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स किसमें? करा रहे हैं आरआर सर, सतपुरा में। अच्छा, आदर्श सर वो करा रहे हैं, तो फिर आप इस क्लास को फिर अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, सर छुट्टियां नहीं कब सर, तक? मतलब जो सतपुरा वाले बच्चे हैं अगर वो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी उनका हो रहा है तो स्टार्ट हो गए हैं, करवा रहे हैं। यस सर 4 क्लासेस हो चुकी। अच्छा, 4 क्लासेस हो चुके हैं, मेरे तो खत्म होने वाला हुआ। तो सर आप छुट्टियां उधर कब से ही कर तक? लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सतपुरा के कितने बच्चे हैं इसमें? 5 है सर। अच्छे ही हैं बस। तो ठीक है, फिर आप नहीं तो उधर कर सकते हो डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट सर छुट्टियां कब तक है? छुट्टियां नहीं चल रही बेटा, घर पे ही। 31 से 7, 31st ऑफ अक्टूबर शायद संडे है, और टिल 7th ऑफ नवंबर। अच्छा 7th ऑफ दिसंबर। नवंबर भी शायद संडे ही है, नहीं 8 से खुल जाएगा। हम्म, हाँ, बहुत बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, चल देखते हैं। डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें, वो सब सन्यासी हो चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है ना, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है।
मतलब कोई भी चीज को जैसे लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं ना प्रेजेंट करने के, तो वैसे डिटर्मिनेंट भी कई लिखने का तरीका है, समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा शायद 10th में, हालांकि आपने एग्जाम दिया नहीं है बहुत सारे बच्चों ने, तो उसमें एक चीज आती थी लीनियर इक्वेशन करके आता था इन 2 वेरिएबल्स। Yes, sir. सुना सुना हाँ, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन जैसे 2 वेरिएबल होता है ना, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी होता है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होते हैं, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होते हैं, n इक्वेशन n वेरिएबल होते हैं, समझ में आएगा। तो जो थोड़े मैथमेटिशियन टाइप के लोग होते हैं, नहीं वो नहीं, जिनको जेई क्लियर करना होता है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो मतलब हायर स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर बहुत भारी भारी से कोफिशिएंट आने लग जाते हैं, तो फिर उसको संभालना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, समझ में आएगा। तो फिर उस तरह की चीजों को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिर डिटर्मिनेंट वाला जो नोटेशन है उसको यूज में लाया गया, समझ में आएगा। और आगे चल के हम क्रैमर्स रूल, जो कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल या n इक्वेशन n वेरिएबल के लिए है, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे भी कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, समझ में आएगा। तो हम अभी स्टार्ट तो वही कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह से, समझ में आएगा। लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि यूसेज या कहाँ से इसका शुरुआत हुआ व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स भी डिफाइन होते हैं। जैसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हाँ एक चीज और, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर डिफाइन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये, तो दिस इज कॉल्ड एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, समझ में आएगा। इस तरीके से मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं, इसको लोग होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। दीज आर कॉल्ड एज रोज एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स, नहीं, दीज आर कॉल्ड एज रोज एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स, समझ में आएगा। तो डिटर्मिनेंट में तो स्क्वायर ही होता है, मतलब आप जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, ठीक है ना। इसको ओपन करने का एक तरीका होता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, क्या वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको भी ओपन करने का तरीका होता है, ये तो बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि इसको ऐसे उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके और विथ नेगेटिव साइन लिख देते हैं, लाइक 10 और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 7, ऐसे ही ना, और 12 होता है ना शायद, हाँ, एंड दैट इज इक्वल टू -2, और बाकी नहीं तो 7 - 7 0 कर देना, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से 2/2 का होता है, फंडा है इसका भी, ठीक है ना, सबका यूनिफॉर्म फंडा है, ऐसा नहीं कि इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, उसका अलग होता है, नहीं, देयर इज यूनिफॉर्म रूल, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स जानना चाह रहे हैं। जैसे एक टर्म होता है माइनर और फैक्टर, क्योंकि इसकी ओपनिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी टर्म्स है। सुनने में थोड़ा अजीब सा टर्म लगेगा, नहीं ठीक है, झेलना तो पड़ेगा क्या। जैसे माइनर और कोफैक्टर, तो हम एक 3/3 के डिटर्मिनेंट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे A11, A12, A13। जैसे A11 क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। A12 क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो जैसे देख सकते हो कि फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। इसी तरीके से जनरल ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, AIJ। AIJ मींस ith रो jth कॉलम एलिमेंट, ठीक है ना। इस तरीके से A21, A22, A23, then comes A31, A32 and A33। तो ये हो गया आपका 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या 3/3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो अपन समझ गए। अब कोई बोलता है कि किसी एलिमेंट AIJ का माइनर, AIJ का माइनर मतलब A22 का माइनर, A21 का माइनर, A31 का माइनर, A32 का माइनर, ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो ले कि AIJ का जो माइनर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, कैपिटल MIJ। नहीं, AIJ का माइनर कैसे हम लोग डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल MIJ। और ये मिलता कैसे, तो हम लोग बोलें कि दिस इज अगेन अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अगेन अ डिटर्मिनेंट which is obtained by deleting the row and column in which AIJ lies। ये हुआ पूरा इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी में समझते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है कि AIJ जहां भी सिचुएटेड है, समझ में आएगा, उसके अलोंग जो रो है, उसके अलोंग जो कॉलम है उसको हटा दीजिए, और हटाने के बाद जो माइनर डिटर्मिनेंट आएगा उसी को इसका क्या कहते हैं, माइनर। जैसे अगर कोई बोलता है कि सर A22 का या A21 का माइनर,
तो वाले बोलेंगे A21 के माइनर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा जो रो है और कॉलम है उसको हटा देंगे, और जो बचा हुआ है, ठीक है ना, A21 का माइनर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त, M21, and this is the minor determinant which is obtained by deleting the row and column in which A21 lies. तो अब माइनर डिटर्मिनेंट क्या बना, इन द सेम ऑर्डर लिखना है, ठीक है ना, तो A12 A13, राइट, देन कम्स A32 A33, ये क्या हो गया माइनर। अब बोलोगे कि माइनर वाइनर डिफाइन करने का क्या फायदा होता है, तो ओपनिंग में ये सब काम आता है, समझ गया, डिटर्मिनेंट को ओपन करने की प्रक्रिया जो है उसमें दे आर रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। कोई बोले कि सर A13 का माइनर, तो दैट विल बी M13, और ये कॉलम और ये रो हटा देंगे तो बचेगा A21 A22 A31 A32। तो दिस इज हाउ माइनर इज डिफाइंड, राइट। अगर कोई बोलता है व्हाट इज कोफैक्टर सर, तो कोफैक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय CIJ और कैपिटल AIJ, CIJ और कैपिटल AIJ, and this is connected with minor MIJ. And how it is connected? This is connected like this: -1 की power I plus j into MIJ. How this is connected? -1 की power I plus j into MIJ. मतलब यहाँ क्लियर है कि कोफैक्टर और माइनर या तो सेम होंगे और दे आर गोइंग टू डिफर बाय अ माइनस साइन, क्योंकि जब I plus j ऑड होगा तब यहाँ एक माइनस साइन होगा, और I plus a जब इवन होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस साइन होगा। तो आप देखिए A11 का जो माइनर और कोफैक्टर है दे आर गोइंग टू बी सेम। लेकिन अगर कोई बोले A12 का डिफरेंट नहीं, माइनस साइन से डिफर करेगा, ठीक है ना, डिफरेंट होगा। A13 का बोले कोफैक्टर माइनर सेम होगा, समझ में आएगा। तो अपन एक आध लाइन इंग्लिश में लिख लेते हैं अपनी कॉपी में ताकि घर वालों को भी लगे कि हम पढ़ाई करते हैं। माइनर ऑफ AIJ is denoted by capital MIJ and it is the minor determinant obtained by deleting after deleting the row and the column row and the column in which AIJ lies. Row and the column in which AIJ lies. आगे लिखना कोफैक्टर is denoted by capital CIJ or capital AIJ. Cofactor is denoted by capital CIJ or capital AIJ, and it connected with minor as वो लिख लेना CIJ और AIJ equals -1 की पावर I plus j MIJ. ठीक है, और बाकी ये सब लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है क्या, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ वी
ओपन और डिटर्मिनेंट, राइट। तो देखो बेटा 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो या n/n का हो, सबका यही तरीका, ठीक है ना। जैसे मैं पहले 3/3 के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करने के कुल 6 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 6 नहीं, 6। जैसे प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं कहता। तो टोटल रास्ते हैं 6 रास्ते हैं, ठीक है ना। 4/4 के डिटर्मिनेंट को ओपन करने की 4, 5। देखो तो 3/3 का अगर बात कर लेते हैं कि क्या क्या तरीका है ओपन करने का। तो कि ओपन करने का तरीका हो सकता है along रोज और कॉलम्स। तो हाउ मेनी रोज आर देयर किड्स, गाइस, भैंस, एनीवन? 3 rows. Oh wow. And many columns are there? 3. So in how many ways we can open this? 6 ways, right? 6 तरीके, इसीलिए बोला नहीं। अब 4/4 का बोलो। 8 टोटल तरीके कितने होंगे ओपन करने के? हाँ, 60। 8। वाह, ताली बजावे इसके लिए। हाँ, क्या बात, अष्टभुजाधारी। तो मेरे ख्याल से टोटल कितने तरीके हो गए? 8, राइट। और ऐसे अगर 5/5 हो या n/n हो, तो n/n के लिए हम लोग बोल सकते हैं कितने तरीके होंगे? 2n। कितने तरीके होंगे? 2n। तो आप रोज के अलॉन्ग ओपन कर सकते हो या फिर कॉलम्स के अलॉन्ग ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को लगे कि सर मैंने रो 1 के अलॉन्ग ओपन किया था डिटर्मिनेंट, नहीं, मतलब इसको जो डिकोड करते हैं ना कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन करना। जैसे होगा ना कि सर आपने ये नोटेशन तो लिखा है, लेकिन क्या चीज का नोटेशन लिखा है या इसको कैसे डिकोड करना है, तो वही उसी को कहते हैं हम लोग ओपन करना, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि क्या ओपन करना, तो हम लोग उसको बतला रहे हैं कि ओपन करना। तो इधर यू कैन ओपन इट अलॉन्ग रोज और कॉलम्स, ठीक है ना। तो किसी को लगे सर मान लीजिए मैंने रो 1 के अलॉन्ग ओपन किया और रो 2 के अलॉन्ग ओपन किया और दोनों से वैल्यू सेंट आ गई, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन करो, ठीक है ना। इसमें ये जादू है कि हर तरफ से वैल्यू क्या आएगी? सेम। हाँ, हमारे में से कुछ बच्चों का पोटेंशियल हो सकता है कि वो अलग अलग ला के दिखा दें, बट दैट इज कॉल्ड अ मिस्टेक। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कुछ मैजिक है और कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बोले कि किसी भी तरीके से आप ओपन करके देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर कोई इसका यूज करेगा नहीं। पता चले कि उसने इसकी वैल्यू कुछ और निकाल के बैठा है, वो कुछ और ले बैठा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ में आएगा। तो अब कोई बोले कि सर रो 1 के अलॉन्ग ओपन करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस? तो दिस विल बी ओपनड विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। दिस विल बी ओपनड विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ओपनिंग अलॉन्ग रो 1 या एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। जैसे 12th में अगर मान लो लिखने वाले टर्म में है तो इस तरह से वर्ड्स यूज किया जाता है, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1, ऐसे। बाकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी नहीं सीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उसमें इस तरह के शब्दावलियों का उपयोग पाया जाएगा, प्रयोग भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, तो इसमें हम क्या करते हैं कि रो 1 के एलिमेंट्स को इसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। हाउ वी ओपन दिस? रो 1 के अगर रो 1 के अलॉन्ग ओपन कर रहे हो तो क्या करोगे? रो 1 के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से बोलो 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 रो 1 के एलिमेंट्स को, कमान कमान एवरीवन, कमान 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 फास्ट। रो 1 के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ते हैं। फिर से एक बार, कमान। रो 1 के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ते हैं। जैसे अगर इसमें हमें रो 1 के अलॉन्ग ओपन करना है तो A11 इसका कोफैक्टर C11, नहीं, फिर A12 उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दिस प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अगर इसको मैं डेल्टा रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अगर कोई बोले सर रो 2 के अलॉन्ग ओपन करते हैं तो कोई नई विधि ना,
ना, फिर से सेम। अगर कोई बोलता है रो 2 के अलोंग ओपन करेंगे तो कैसे आएगा आंसर, A21 2 1 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। ऐसे ही अगर कोई बोले सर कॉलम 2 के अलोंग ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो सिंपल A12 C1 प्लस प्लस, समझ में आ गया। तो Yes, ऐसा तुम n बाई एन के लिए भी सोच सकते हो कि अगर n बाई एन का भी, हालांकि हमारे पास आईआईटी में 3/3 से ऊपर नहीं आता, ठीक है ना, जो भी रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, 2/2 रहेगा, 3/3 रहेगा, मतलब अप टू कहां तक रहता है, 3/3। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर n बाई एन का भी डिटर्मिनेंट ओपन करने को आ जाए इस तरीके से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपली विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, राइट। अभी अगर कोई बोले सर अब तो बेटा क्या है कि C11, अब मैं माइनस पे जाऊंगा क्योंकि माइनर निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। तो C11 और M11 आर दे सेम और डिफरेंट, सेम। एंड व्हाट अबाउट दिस C12 गाइस, माइनस, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ A12 M12 और प्लस A13 M13। नाउ A11 तो है ही पता, M11 अभी बताया था माइनर डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम, तो हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, A22 A23 और फिर क्या A32 और A33, राइट। और फिर माइनस A12 M12 आपको दिख रहा है क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो काट कूट के लिख देना, ठीक है ना। तो A21 A23 A31 A33 प्लस अगला वाला, तो अगला वाला हम लोग बोले A13 एंड देन इज M13, तो हम लोग बोले कि M13 क्या आएगा दोस्त, A21 A22 और A31 A32, राइट। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद तो ये आपको पता ही कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, समझ में आएगा, ऐसे इधर और ऐसे इधर, तो दिख गया कि 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है बिल्कुल खुल चुका है, और फाइनली जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज आंसर, ठीक है ना। लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो मत लिखो, ठीक है भाई, ऑनलाइन में सबको। yes, sir. किसी को लग रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट ओपन करके देखना है तो एक करके देख लो, अब ज्यादा तो स्पेस स्टंट नहीं करा सकता। बताओ, जीरो। है ना। सर 0। अच्छा, 0 आ गया, तो सिंपल दिख रहा है कि अगर हम रो 1 के अलोंग ओपन कर, आप किसी के अलोंग भी ओपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ले लेंगे रो 1 के अलोंग तो 45 और 8 से 48 तो -3। फिर यहाँ पे माइनस सोचता हूँ, क्यों माइनस सोचता हूँ, क्योंकि माइनर में एक माइनस आ गया था, ठीक है ना। तो -2 और ये 36 और 42, तो ये जाएगा तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, +12, राइट। और फिर 3 के साथ 32 और -35, तो 32 और -35 इज गोइंग टू बी -3 और -3 into 3 इज गोइंग टू बी -9, सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 0, ठीक है ना। ठीक है,
Next we are talking about properties of determinant. इसके आगे लिख लीजिएगा properties of determinant. ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टी है तो लिखना वो, और ये ध्यान रखना कि जो भी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो इफ इट इज ट्रू फॉर रोज इट इज गोइंग टू ट्रू फॉर कॉलम एज वेल। तो यानी कहीं अगर मैं कॉलम वर्ड यूज ना करूं या रो वर्ड यूज ना करूं और किसी एक के लिए बतला रहा हूं तो दोनों के लिए, समझ में आया क्या? और ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये 3/3 के लिए नहीं, n/n के लिए वैलिड है, समझ में आया क्या? तो पहली चीज लिखिएगा the value of the determinant remains unaltered. The value of a determinant remains unaltered. Unaltered मतलब remains same, ऐसा कुछ, yes, unchanged. The value of the determinant remains unaltered if its rows and columns are interchanged. The value of the determinant remains unaltered if its rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged. मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि there is a determinant delta like this, A, B, C, D, F, इसमें कुछ elements like this and G, H, I, ठीक है। तो बोला है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनअल्टर्ड रहेगी अगर हम इसके रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज। मैं एक नया डिटर्मिनेंट बनाता हूं और उसका नाम रख रहा हूं डेल्टा डैश। डेल्टा डैश जैसे कि डिफरेंशिएट करके नहीं बना रहे हैं, नया नाम है, ठीक है ना, डेल्टा डैश, ठीक है। अब ये डेल्टा डैश हम कैसे बना रहे हैं कि हम इसके रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे, किसके, डेल्टा के। तो पहले रो में जो है वो पहले कॉलम में दिखेगा, तो पहले रो में क्या है यहाँ पे ABC, तो मैं उसको कहाँ डाल रहा हूँ, पहले कॉलम में, ठीक है। जो दूसरे रो वाला है उसको हम दूसरे कॉलम में डाल रहे हैं और जो तीसरे रो वाला है वो तीसरे कॉलम में जा रहा है, दिख रहे हैं। यानी रोज और कॉलम्स को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, जो रो में था वो कॉलम में, जो कॉलम में था वो रो में चला गया, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी की, ये दोनों जो वैल्यूज हैं मतलब डेल्टा डैश इक्वल टू क्या, डेल्टा। और ये प्रूव करना काफी आसान है, अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देख लें तो आपको दिख जाएगा, और नहीं देखें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वी कैन ओपन दिस अलोंग एनी रो कॉलम एंड सेम एज विद दिस, ठीक है ना। जैसे इसको रो 1 के अलोंग ओपन करते हैं, A into EI minus FH, एंड दिस अगेन इसको पहले कॉलम के अलोंग ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो A into EI minus FH माइनस B into माइनस B into ID माइनस GF, ठीक है ना। माइनस B into ये हट जाएगा ID माइनस GF। देखो ध्यान से, हालांकि B के साथ एक माइनस आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना ये 2 1 है पोजीशन, ठीक है ना। तो माइनर और कोफैक्टर में माइनस का अंदर था, तो माइनस B इंटू क्या हो गया, I इंटू D, ये हट गया पूरा ID और माइनस क्या हुआ GF। ऐसे ही देखना यहाँ पे इधर से, तो ये भी इसका भी रो और सॉरी इसका भी माइनर कोफैक्टर विल डिफर बाय ये माइनस साइन, तो माइनस B इंटू ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा ID माइनस GF, सेम आ रहा है। और C इंटू देखना, C इंटू ये हट जाएगा HD माइनस EG, और यहाँ देखा प्लस C इंटू ये हट जाएगा HD माइनस EG, समझ में आएगा। तो देख सकते हो कि कोफैक्टर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम।
लिख लिया सबने? चलिए फिर अगला देखते हैं, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है? if any two row or any two column of a determinant, if any two row or any two column of a determinant are interchanged, if any two row or any two column of a determinant are interchanged, then if any two row or any two column of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by a negative sign. If any two row or any two column of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by a negative sign. ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है कि दो रो या दो कॉलम हमने इंटरचेंज कर दिया, भाई समझ रहे हो? चल ले कि दो रो और दो कॉलम अगर आपने इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम से नहीं करेंगे, ठीक है ना? रो कॉलम में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई बोले कि सर मैं इस रो को इस कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लूं, तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो हल कि अगर मान लीजिए कि हम दो रोज इंटरचेंज कर रहे हैं, कोई भी दो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई बोले सर रो 1 एंड रो 2 आर इंटरचेंज, तो विल गेट अ न्यू डिटरमिनेंट। जो नया डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू पुराने से एक माइनस साइन से चेंज करेगी। तो जैसे मान लो कि अब कोई बोले सर आप रो 1 रो 2 को ही कर सकते नहीं बेटा, आप किसी भी दो रो को कर सकते हो। बोलोगे ये सब करते क्यों है? तो एक्चुअली क्या होगा कि आगे चल के ऐसे भयंकर डिटरमिनेंट आएंगे जिसको आपको ओपन करके बतलाना होता है, उसकी वैल्यू बतलानी होती है, और उसमें आपको चाहिए होता है लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। और ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर हेल्प इन सिंप्लीफाइंग दोस डिटरमिनेंट। समझ में आएगा? तो हम लोग बोले कि अगर इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दे तो यानी डी ई एफ और इधर ए बी सी एंड इधर जी एच आई, तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तब डेल्टा डैश इक्वल टू क्या होएगा? माइनस डेल्टा। अब बोलो कैसे? देख लेते हैं, सिंपल है। इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं, इसको सेकंड रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं। देखना बिल्कुल सब चीज सेम रहेगा, बस एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ए के साथ क्या आएगा? ई आई माइनस एफ एच, यहाँ पे आएगा माइनस ए के साथ, जाएगा माइनस ए के साथ, ये हट जाएगा, ये देखो हट गया, और क्या आएगा? ई आई माइनस एफ एच। तो ई आई माइनस एफ एच दोनों जगह सेम है, एक तरफ ए आया एक तरफ माइनस ए आया। ऐसे देखना माइनस बी इंटू ये गया आई डी माइनस जी एफ, यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस, क्योंकि ये 2 वाला पोजीशन है, तो यानी इसका माइनर और कोफैक्टर क्या होगा? सेम। तो b इंटू आई डी माइनस जी एफ। अगला देखना c इंटू एच डी माइनस इजी था, c इंटू एच डी माइनस इजी था, इजी है, देख लो। तो हाल है कि यहाँ माइनस सी इंटू ये गया, तो एच डी माइनस क्या होगा? इजी। तो आप देख रहे हो ना कि हर एक टर्म में एक माइनस साइन क्या हो गया है? इंट्रोड्यूस। तो ओवरऑल वो माइनस जब आएगा या कॉमन आ जाएगा, तो यू कैन से कि डेल्टा डैश मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा। लिख लिया? लिख लिया तो अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रॉपर्टी 3। if a determinant has any two row or any two column identical, if a determinant has any two row or any two columns identical, then its value must be, if a determinant has any two row or any two columns identical, then its value
will be log 1 base 2 0, then its value will be 0. जैसे अगर कोई कहता है कि भाई इसके तो दो रोज जो है ना आइडेंटिकल है साहब, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या कोई दो कॉलम 0 कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या आएगी 0. जैसे देखिएगा, मान लो कि इसका पहला रो है ABC और इसका दूसरा DEF ही मान लेते हैं, ठीक है, और तीसरा भी DEF मान लेते हैं, ये दो रो आइडेंटिकल हो गया. ओके, इसकी वैल्यू 0 है. अब बोलोगे सर कैसे 0 दिख रहा है आपको? सिंपल है ना, आप ओपन कर लो इसके अलावा, कोफैक्टर सारे 0 है. ए का क्या आएगा EF माइनस EF 0, माइनस B इंटू FD माइनस FD 0, C इंटू ED माइनस ED 0. तो यानी अल्टीमेटली ये तो 0 ही हो जाएगा. समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है. ठीक है, आपको ये मत बोलना सर तीनों रो आइडेंटिकल होगी तो 0 के अलावा कुछ, अबे उसमें भी तो दो रो आइडेंटिकल ही है ना. मतलब ट्रिकी पॉइंट बोल रहा हूँ. जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि अच्छा दो रोज आइडेंटिकल है तो 0 है सर, तो 3 रो में क्या होता है? 3 रो में भी तो दो रो आइडेंटिकल ही है ना. नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? टफ है. हाँ आईटी बहुत टफ है. अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये दिख गया कि इसकी वैल्यू के बराबर हो गई 0. प्रॉपर्टी नंबर 4, बोलो. प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any row or column if all the elements of any row or column is multiplied, if all the elements of any row or column is multiplied by the same number, if all the elements of any row or column is multiplied by the same number, then the value of the determinant is also multiplied by the same number, then the value of the determinant is also multiplied by that number. The value of the determinant is also multiplied by that number. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम नहीं कि हर एक एलिमेंट को हम एक नंबर से, एक पर्टिकुलर नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो जो पूरा डिटरमिनेंट है वो उस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. जैसे कि अगर आप देखिए ABC DF और एक और मान लीजिए GH, और मान लीजिए किसी कारणवश आपने निर्णय किया कि पहले रो को मैं एक नंबर K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो चलो एक नया डेल्टा डैश लिख लेते हैं. अब कोई बोले सर पहले रो में ही कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नहीं, दूसरे में भी कर सकते हो, तीसरे में भी कर सकते हो. ठीक है, तो कोई पूछे कि सिर्फ रो में कर सकते हैं क्या? नहीं, आप कॉलम्स में भी कर सकते हो. तो मुझे कि चलो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ ही रही है तो फिर डायगोनल में भी कर देते हैं. नहीं, इतनी नहीं आई अभी. ठीक है ना, तो हम लोग बोलेगा कि मान लीजिए कि पहले रो को अगर अपन ने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कह देता है कि जो नया डिटरमिनेंट डेल्टा डैश है दैट मस्ट बी K टाइम्स डेल्टा, मतलब द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज और मल्टीप्लाइड बाय द नंबर. ठीक है ना. अब कोई बोले कि सर मैंने दो रो में अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर इसमें भी आपने K मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी K मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आएगा? तो ऑफ कोर्स पूरा डिटरमिनेंट K इंटू K टाइम्स होगा, यानी K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. ठीक है ना. आप बोलोगे सर कैसे ये है, तो देख लो, इसको पहले रो के लॉन्ग ओपन कर लो और इसको भी पहले रो के लॉन्ग ओपन कर लो, देखो सब चीज सेम आएगा. जैसे A के साथ आएगा EI माइनस FH, यहाँ पे आएगा K इंटू EI माइनस FH, वहाँ आएगा माइनस B इंटू HD माइनस माइनस B इंटू ID माइनस GF, यहाँ आएगा माइनस KB इंटू ID माइनस GF, और यहाँ आएगा प्लस KC इंटू HD माइनस CG. तो आप देख रहे हो ना कि K कॉमन आ गया.
और k कॉमन आ गया तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये k टाइम्स क्या होगा, डेल्टा। समझ में आ गई बात? तो यानी हम लोग बोले किसी भी रो या किसी भी कॉलम उल्टा भी कर सकते हैं, और उल्टा ही करते हैं जनरली, क्योंकि हमारा काम सिंप्लीफिकेशन का होता है। तो हमारे को इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो फिर हम वहां पे इस k को बाहर निकालते हैं। हाँ, कॉमन लेते हैं, उसको कॉमन लेना भी बोल सकते हैं आप। तो अलग अलग इस k को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज का अपन अच्छे से ध्यान रखें। क्या हम डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई हो गया तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं k से? अगर मैंने किसी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई किया तो इट इज ऑब्वियस ना कि सारा एलिमेंट जो होगा वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जाएगा, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि सबको कर दिया सर, आज मूड अच्छा था मेरा। डन है, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी 5। If each element of any row or column, if each element of any row or column, if each element of any row or column is expressed, if each element of any row or column is expressed as sum of two terms, if each element of any row or column is expressed as sum of two terms, expressed as sum of two terms, then the entire determinant, then the entire determinant can be expressed as, then the entire determinant can be expressed as sum of two determinants. Then the entire determinant can be expressed as sum of two determinants. क्या कह रहे हैं कि अगर एक रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, तो हम बोल रहे हैं क्या कि उस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो कि ये पहला रो है a प्लस एक्स b प्लस वाई, और मान लो इधर है c प्लस जेड। आपको दिख रहा है कि रो 1 का हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं? a प्लस एक्स b प्लस वाई c प्लस जेड, राइट? तो हम लोग बोलेंगे कि इस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्रेस करें सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों रोज तो एज इट इज रहेंगे, जो भी है ना, ये दोनों रोज वो ऐसे ही रहेंगे, df ghi, df ghi, ऐसे। अब कोई बोले सर पहले रो में क्या आएगा, तो देखो ये तुम्हारी चॉइस होगी। समझ में आएगा? तुम्हारी चॉइस होगी, या फिर ऐसा कह लेंगे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से आपको ये चीज तोड़ना फोड़ना पड़ता है। समझ में आएगा? कोई बोले कि सर जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ABC और वहां लिखूंगा क्या XYZ, ठीक है ना? उसे लिखने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ। कोई बोले कि सर मैं यहाँ ABC की जगह XBC लिख सकता हूँ, तो आंसर इज हाँ, लिख सकते हैं। आप इस A प्लस एक्स को X प्लस A भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर कोई बोले सर मैं यहाँ पे ABC और जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ABC XYZ, तो कोई मेरे से कह रहा है कि नहीं सर मैं यहाँ पे X और वहां पे A लिखना चाहूंगा, तो क्या कर सकते हैं? तो आंसर इज हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो किया उसके हिसाब से जाता है कि सिंप्लीफिकेशन किससे हो रहा है, मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं होती है, वो क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होता है कि मुझे ए को इधर रहना है या एक्स को उधर रखना है। पॉइंट ये है कि इसको दो डिटरमिनेंट के सम में हम लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो लगे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, या किसी को लगे एक्स बी सी और ए वाई जेड, नहीं। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं डब्ल्यू बी सी आर बी सी लिखना चाहता हूँ, या है नहीं डब्ल्यू और आर, ठीक है ना? तो वो नहीं लिखना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आया? कोई बोले कि यहाँ पे मान लीजिए कि सर सम ऑफ थ्री टर्म्स था, a प्लस एक्स प्लस यू, b प्लस वाई प्लस बी, c प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो क्या इसको सम ऑफ थ्री डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं? आंसर इज यस, आप इसको सम ऑफ थ्री डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं। एंड रिएक्शन इज रिवर्सिबल ऑल्सो, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कोई कॉपी भरने की स्कीम नहीं होगी,
ये क्वेश्चन की सॉल्विंग की स्कीम होगी भाई, कब हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, समझ में आ गया। अब पॉइंट है कि ये इसके बराबर कैसे हुआ, बहुत सिंपल है। आप देखिएगा इसको, अगर रो वाला ओपन कर रहे हो तो a प्लस एक्स ई आई माइनस एफ एच, इधर क्या होगा a इंटू ई आई माइनस एफ एच, और इधर क्या होगा x इंटू ई आई माइनस एफ एच, मतलब ओवरऑल क्या हुआ a प्लस एक्स इंटू ई आई माइनस एफ एच। और एक चीज आप आगे वाले के लिए भी देख सकते हो, मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तीसरा भी रहता तो उसको भी आपको बोले सर रो 1 में लिखा रहेगा तो ही कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, रो 2 में भी लिखा है तो भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि जिसम तोड़ लो, जो बचे हुए दो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अब कोई ऐसा बोले कि सर मान लीजिए कि सर ऐसे है कि a प्लस एक्स है, b प्लस वाई है, c प्लस जेड है, और इधर सर है मान लीजिए d प्लस यू और e प्लस वी, और यहाँ पे है f प्लस डब्ल्यू, और इधर मान लीजिए सर है g प्लस एल, h प्लस m और i प्लस n। तो हम सर इसको ऐसे लिख दिए a b c d e f g h i और प्लस x y z u v w और l m n। तो आंसर इज नो। आप कितना भी बॉर्न बीटा पी के आ जाए ऐसे नहीं तोड़ पाइएगा, कितना भी बॉर्न बीटा वो, लेकिन नहीं सर मैं तो बिल्कुल एकदम गाय का दूध पी के आ जाऊं, एकदम कुछ भी कर लीजिए, नहीं तो हथौड़ा बड़ा वाला लेकर आ जाऊं, नहीं ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। इसमें सिंपल सी बात है, क्या टेक्निक ही गलत है, समझ में आएगा। अगर किसी को मान लो कि पहले रो में तोड़ना है तो आपको ये दोनों सेम रखना पड़ेगा, मतलब अगर आपको पहले वाले रो के हिसाब से तोड़ना है मान लीजिए तो ए बी सी एक्स वाई जेड लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो डी भी आएगा, यहाँ ई प्लस वी, यहाँ एफ प्लस डब्ल्यू और जी प्लस एल एच प्लस एम आई प्लस एन, और यहाँ भी वैसे ही यू प्लस डी ई प्लस वी एफ प्लस डब्ल्यू और ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। मान लो कोई बोले सेकंड रो के लॉन्ग मैं ऐसे तोड़ के लिखता हूँ, नहीं तो फिर ऊपर ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड और ऐसे करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो यानी कि जब आप जिस रो के लॉन्ग तोड़ रहे हैं, जिस कॉलम के लॉन्ग तोड़ रहे हैं, नहीं बाकी जो दो हैं वो इंटेक्ट रहने चाहिए, समझ में आएगा। यानी कि अब हाँ उसके आगे कोई पूछे कि सर अब मैंने मान लीजिए कि फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ दिया, अब मैं सेकंड रो के लॉन्ग तोड़ना चाहता हूँ, यस यू कैन ब्रेक इट, लेकिन अब क्या होगा जो फर्स्ट और थर्ड होगा वो सेम होना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसको हम तोड़ लें ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट, तो कितने डिटरमिनेंट प्रोड्यूस होंगे। इसको हम तोड़ लें ऑफ, जैसे मान लो कि ये है ना डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, तो हमने बोला कि ये तो नहीं हो सकता राइट, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसे कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, मान लो कि सबको हम ऐसे बुकनी कर दें, तो कितने ऐसे डिटरमिनेंट बनेंगे ऑफ सिंगल एलिमेंट। 8 हाँ 8 बर्ड है, बोली बर्ड ही है, कम ऑन 9 तक पहुंच गया, 6 8 9 कम ऑन 20 नहीं, और पानी में डाल दें सब डिटरमिनेंट को तो पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा, खुल जाता है ना पानी में डालने के बाद, नहीं तैरने लग जाएगा सब। 8 इज करेक्ट। 2 2 जा नहीं, ये भी नहीं आता, 2 2 जा 2 2 जार ये भी नहीं आता। 4 बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या बोलूं, और 4 2 जा 8, सही है ना, 8 आ गया। देख सकते हैं अपन, सिंपल है कि अगर आपने मान लीजिए कि इन दोनों को सेम रखा, मतलब पहले रो के लॉन्ग तोड़ा, तुम लोगों ने एक्चुअली मुझे लग रहा है दिमाग लगाया, घुटना लगाते तो सही आ जाता तुम्हारा। ऐसे बनेगा हाँ या ना, देखो क्या बोलते हो, ऐसे ही बनेगा ना अगर दो में तोड़ा ऐसा तो। अब मान लो कि इस वाले को अपन ने तोड़ा, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग कितने डिटरमिनेंट बनेंगे भैया, 2, समझ रहे हो, इसके कोरोस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे 2। तो आप देख रहे हो ना एबीसी वाला होगा, DEF है और उधर UVW होगा, लेकिन ये वाला तो G प्लस एल H प्लस एम I प्लस N होगा ना, नहीं तो अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग कितने ब्रांच बनेंगे, फिर से इसको तोड़ोगे तो
और इसको भी तोड़ोगे तो कितने ब्रांच बनेंगे? 2। समझ में आ रही बात? तो यानी इस एक के कितने हो गए? 4, एक का 4, एक का 4, एक का 4, तो 2 का दूसरा वाला भी है तो वही 1 का 4 करेगा ना। अरे यार तुम लोग समझ ही रहे हो यार, देखो सिंपल है, 1 2 का 4। अब समझ में आया? अब तो आ गया होगा, ये तो अपना फेमस है ना, 1 2 का 4। हाँ तो 1 2 का 4, और इसमें भी क्या होगा? 1 2 का 4, तो अपने आप कितने आ जाएंगे? 8। तो सिंपल है, अनिल कपूर को याद करना था, आ जाता। अब मान लो कि इसका हर एक एलिमेंट जो है, छोड़ो यार तुम परेशान हो जाते हो, आगे बढ़ो। बोलो सर। हाँ तुरंत ही तो परेशान हो जाते हो, तुम लोग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसका हर एक एलिमेंट 3 के सम में लिखा हुआ है। एवरी एलिमेंट हैज बीन रिटन एज टर्म्स ऑफ 3 का। तो हम अगर अब तोड़े सिंगल एलिमेंट में तो कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? पैटर्न रिपीट कर लिया तुमने, बैंक में बढ़िया काम कर लोगे हैं पीओ एग्जाम में। 27 ठीक है, लेकिन अब 3 में टूटेगा तो इसका भी 3 होगा, फिर इसके अगले वाले का भी 3 होगा, और उसका भी 3 होगा। तो यानी दिस इज गोइंग, नहीं समझ में आया? जैसे अभी 2 हुआ, फिर इसका 2 हुआ, फिर इसका भी 2 हुआ, तो वैसे अब 3 होगा। फिर इस वाले का भी कितना होगा? सेकंड वाले को तोड़ोगे तो 3 आएगा, और उसमें भी हर एक का 3 होगा। तो यानी कि एक डिटर्मिनेंट कितने डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस कर रहा है? 9। और 3 डिटर्मिनेंट कितने प्रोड्यूस करेगा? 27। तो दिस इज सिंपली 3 into 3 into 3। लेकिन मान लीजिए कि इसमें 3 था, इसमें 2 था, और इसमें 3 था, अब कितने बनेंगे? पहले रो में 3 एलिमेंट्स का सम था, 3 टर्म्स का, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। अब 12 20 18 हाँ 18 ठीक आंसर है, मतलब ठीक ठाक आंसर है। ठीक है, पहले का तो 3 होगा, अब हर एक का 2 होगा, और जिनका 2 हुआ उनका अब 3 होगा। तो यानी कि दिस इज सिंपली 3 into 2 into 3। सोचना काफी ट्रिकी है, मतलब टफ है थोड़ा सा। आगे बढ़े अगले प्रॉपर्टी पे। क्लियर है ना ये? एक बार और समझाऊं? हाँ आ जाएगा? हाँ नहीं तो कल आ ही जाएगा, आईटी के पहले या आईटी के बाद। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर, अच्छा एक और सवाल देख लेते हैं। कैसे कैसे चीजें पढ़नी पड़ती हैं यार। डी आर R 2R minus 1 3R minus 2 x y z n into n plus 1 by 2 n square and n into 3n minus 1 by 2, ये है डी आर। देन फाइंड दिस वैल्यू सिग्मा आर, या प्रूव दैट कर लो, प्रूव दैट, बहुत सारे बच्चों को तो रटा हुआ होता है। देन प्रूव दैट सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एंड डी आर इक्वल टू 0।
आ गया? यस सर। यस सर, हो गया। देखिए, जब आप इसमें D1 D2 D3 टिल Dn डालोगे, ठीक है ना, तो यही सम चाहिए अपन को, D1 D2 D3 एंड सो ऑन टिल Dn, ये होगा। इसी को 0 प्रूव करना है। तो व्हाट इज D1? तो R इक्वल रखोगे तो D1 आएगा। देखो, इन दोनों पे कोई रोज पे कोई कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेंगे, x y z and then is n into n plus 1 by 2 and then is n और n into 3n minus 1 by 2। तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो ये D1 में भी होगा, D2 में भी ये सेम होगा, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, फिर ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, टिल Dn। ये सेम रहेगा एक्स वाई जी और वो जो भी है, ठीक है ना। इसका बस पहला रो चेंज होगा, r इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 1 1, 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 5, नहीं, और ऐसे लास्ट आएगा n 2n minus 1 and then comes 3n minus 2, राइट? नहीं, देख लो एक बार। अब जब आप इसको इसको जोड़ोगे तो ये दिख रहा है ना कि ये दोनों तो सेम ही है, तो अब पहले वाले में क्या आ जाएगा 1 + 2 1 + 3 1 + 5। फिर जब वो अगले वाले से जुड़ेगा, समझ में आ रही बात? लेकिन ये दोनों सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे जोड़ते जाओगे तो ये तो सेम रहेगा, n into n plus 1 by 2 then is square and then is n 3n minus 1 by 2। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम्स जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n आएगा। समझ में आ रही बात? फिर इसके अगले वाले में क्या आएगा 1 + 3 + 5। आप जब D3 निकालोगे तो 5 आएगा, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या जाएगा 2n - 1, और फिर जब ऐसे इसमें लिखोगे तो 1 + 5 + 9 ऐसे चलेगा ना, और टिल कहां से जाएगा भैया 3n - 2। ये सब तो AP है, इसकी वैल्यू क्या होती है nn + 1 by 2, देखो सेम। इसकी वैल्यू क्या होती है n², ये देखो सेम। और इसका भी निकालोगे तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 3n - 1। तो ये भी मेरे ख्याल से क्या दिख रहा है, और दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। देखिए आ गया समझ में सब कुछ? 5 की जगह 4 नहीं आएगा? हाँ 4 नहीं आएगा 5? किसमें बेटा? अच्छा यहाँ गलत निकाल दिया क्या? हाँ ठीक है, तो इसको 1 की जगह 4 कर लो, तो फिर ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना, 147 ये वाला बनेगा। डन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी कौन सा 6 होगा ना, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, value of the determinant remains unaltered, the value of the determinant remains unaltered if all, yeah, the value of the determinant is unaltered, the value of the determinant remains unaltered by adding, the value of the determinant remains unaltered by adding to the elements, the value of the determinant remains unaltered by adding to the elements, by adding to the elements of any row or column, by adding to the elements of any row or column, by adding to the elements of any row or column the same multiples, by adding to the elements of any row or columns the same multiple of any other row, the same multiples of any other row or column, the same multiples of any other row or column. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में अपने हेल्प में आएगी, ठीक है ना। बाकी ये सब जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है मतलब ये ध्यान रही जाती है। इसमें जैसे मान लो कि एक एलिमेंट एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा एंड दैट इज लाइक a11 a12 a13 a2 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, राइट। और ऐसे किसी डिटर्मिनेंट में कोई कहता है ना कि वी आर एडिंग टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 सपोज, ठीक है ना, आप रो 2 के साथ भी कर सकते हो, रो 3 के साथ भी कर सकते हो, डजंट मैटर। तो बोल रहा है क्या कि वी आर एडिंग एलिमेंट्स ऑफ रो 1 द एलिमेंट्स ऑफ रो 2। जैसे अगर कोई बोलता है कि R1 गोज लाइक दिस, ठीक है ना, R1 गोज लाइक दिस, R1 प्लस K टाइम्स R2, नहीं तो ये कह रहा है ना कि इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं गिरेगा। समझ में आया क्या? जैसे कि हम लोग बोले कि नया डिटर्मिनेंट बन गया डेल्टा डैश एंड दिस इज लाइक फर्स्ट रो विल बी चेंज, राइट। तो फर्स्ट रो विल बी चेंज एंड इट इज दिस प्लस K टाइम्स दिस, तो दिस इज गोइंग टू बी A11 प्लस K A21, नहीं। फिर अगला वाला क्या लिख सकते हो, A12 प्लस K A22। कोई लगेगा कि यार सर ऐसे ही टाइम पास के लिए सब करते हैं, नहीं, ये सिंप्लीफाई करे, आगे चल के भी देखेंगे हम। फिर अगला A13 प्लस K A23, सही लिख दिया क्या? ठीक है। फिर क्या आएगा, सेम A21 A22 A23, बाकी लिख देंगे A31 A32 एंड A33। तो ये बोला ना कि डेल्टा डैश और डेल्टा आर गोइंग टू बी सेम, और दिस इज बाय जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय लुकिंग एट इट आई कैन से कि दे आर इक्वल। हाउ वी कैन ब्रेक इट इनटू टू डिटर्मिनेंट। तो पहला डिटर्मिनेंट तो वापस यही आ जाएगा, और दूसरा जो होगा वो k वाला होगा, तो k कॉमन आ जाएगा, और A21 A22 A23 एंड दिस, तो ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई बोले कि सर मैं यहाँ पे R1 प्लस K टाइम्स R2 प्लस L टाइम्स R3 कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो ना। L टाइम्स अगर R3 करोगे तो इसको भी जोड़ दोगे आप L टाइम्स करके, और जब उसको 3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करोगे तो सिर्फ पहला वाला ही बचेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। किसी को नहीं लगा तो पेन चला के देख लो, ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए वैसे, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए कि इसी में मैं अगर L टाइम्स R3 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे L टाइम्स A31 L टाइम्स A32 और L टाइम्स A33 जुड़ जाएगा। जब इसको 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ोगे तो जैसे आपने देखा ना, बीच वाले में 2 रोज आइडेंटिकल हुए थे, फिर लास्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो वहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू देगी 0, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं सर मैं इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ, R1 इज L टाइम्स R1 प्लस K टाइम्स R2, तो नाउ द वैल्यू विल चेंज।
क्योंकि अब आपने क्या किया है कि पहले रो को ही पहले एल से मल्टीप्लाई किया और फिर के से जोड़ा है। तो जब आप पहले रो को ही एल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो अभी तो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट को, किसी रो के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स। तो अगर आपने मान लो कि ये काम करते वक्त पहले रो को ही छेड़ दिया, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये जो डेल्टा डैश है वो डेल्टा नहीं हुआ, दिस इज गोइंग टू बी एल टाइम्स डेल्टा। समझ में आ रही है बात? तो ये कभी अगर ऐसा करना भी पड़े तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दो फिर 1/l, जो नया वाला लिखोगे तो उसको क्या लिख दो, मतलब होता है कभी कभी कि यार उसको उतने से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ही सिंप्लीफाई होगा, तो ऑनलाइन कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां केयरफुल स्टेप रखना है। क्या मैं फिर 1 बाई क्या करना पड़ेगा, एल। तो यानी कि जिस रो को आप चेंज करना चाह रहे हो, नहीं, उसी रो में आपने पहले किसी चीज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले उसके हिसाब से उसका डिवीजन भी जरूर कर दे, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी देखकर बहुत सारे बच्चों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल गार्डन ऐसे हो जाता है कि सर ये तो मजा आ गया, अब तो सब जीरो। R1 को लिख दिया सर R1 प्लस R2, और R2 को भी लिख दिया R1। तो R1 को R1 प्लस R2 कर दिया, R2 को R2 प्लस R1 कर दिया, सीधा दो रो आइडेंटिकल और वैल्यू सर जीरो। नहीं, मजा आ गया? नहीं आया? अरे ऐसे कि जीरो आ गया ना यार, मजा नहीं आया? R1 चेंज तो जैसे अगर आपने पहले ये ऑपरेशन सेलेक्ट किया कि ये ऑपरेशन लगाना है मेरे को, तो आपने क्या कर दिया भाई, A11 प्लस क्या कर दिया, A21, फिर A12 प्लस A22, और फिर A13 प्लस A23, और फिर सर R2 को R2 प्लस R1 कर दिया, तो सर A21 प्लस A11। तो फिर बेटा आप काफी 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 ज्यादा तेजस्वी हैं, समझ गया। A22 प्लस A12 और A23 प्लस A13, समझ में आ रही बात? और आप बोलोगे गया जीरो, तो क्या सही लग रहा है ना? नहीं, क्यों, कहाँ गड़बड़ हो गई? करना तो ये है ना फाइनली, देखिए डिटरमिनेंट के आंसर जीरो ही आते हैं। एला किया था उसका भी जीरो आया था, उसके बाद वाले का भी जीरो आया था, इसका भी सब जीरो। सर सेकंड स्टेप में R1 चेंज हो जाए। ना, तो जब आपने R1 गोज टू R1 प्लस R2 लिखा था, तो आप तो ऐसे लिख रहे थे ना कि ये वाली लिख दी थी मैंने पहला, अगर ये ऑपरेशन टिक किया आपने तो हमने ये लिख दिया, तो ये सब तो वैसे ही थे। फिर अब आप इसको ऑपरेशन लगाओगे, तो जैसे ही अब इसको ऑपरेशन लगाओगे तो अब तो इसका रो 1 चेंज हो चुका है ना। तो अगर ये लिखा है तो गलत है, ये एक्चुअली दिस प्लस A21 है, दिस प्लस A21 है, रो 1 चेंज हो चुका है दोस्त, नहीं समझ में आया? ठीक है ना। तो रो 2 का मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो फिर इधर दिस प्लस A22, ये पूरा का पूरा जुड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, और फिर ऐसे ही इधर, अच्छा छुट्टी हो गया इसलिए मायूस हो रहा है, अच्छा अभी छोड़ दो, परेशान हो जाता है, ओवर टाइम नहीं करना चाहता। छुट्टी हो हाँ, गलत हो गया, नहीं ठीक है ना। और अब इसके बाद फाइनली आप इसको लिख सकते हो। कोई बोलेगा सर ऐसा अगर मैंने कर दिया होता कि सर मान लीजिए कि मैंने पहले ये कर दिया होता, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये कर लो। तो तुम पहले R2 को R2 प्लस R1 लिखोगे, जो भी मैंने लिखा था वो लिखोगे, फिर जब अब R1 प्लस R2 लिखोगे तो अब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सर R1 गोज टू R1 प्लस R2 लगा दिया, R2 गोज टू R2 प्लस R1 लगा दिया और सर जीरो आता गया, ढाई 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 सब जीरो ला दिए, ठीक है ना। तो नंबर भी में आता जाएगा खटाखट खटाखट। तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो बोले एक से ज्यादा रो पे एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, तो एक साथ तो क्या ही कर रहे हैं अपन, वन एट ए टाइम कर रहे हैं। जैसे अगर आपने मान लो ये दो चीज लिखी भी, तो कोई बोले सर एक साथ दो ऑपरेशन, एक साथ दो ऑपरेशन नहीं होगा, इसमें से कोई एक पहले होगा कोई एक बाद में होगा। तो एवरी टाइम, समझ में आ रहा है, एक ही ऑपरेशन हो रहा है एट ए टाइम, समझ में आएगा। उसके बाद वो दूसरा ऑपरेशन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। पता नहीं कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो घुटना दबा लेना अपना, ठीक है। बाकी एक आध प्रॉपर्टी और बची हुई है, छुट्टी हो गई तुम लोग की, ओवर टाइम नहीं करो, तो अपन अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी बायनोमियल का पूरा बेड़ा गर्क कर देना, रिवाइज रिवाइज मत करना, ठीक है। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी, तो एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है, ताकि कुछ होमवर्क हो जाए। ओके फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक Bye, यू sir. guys, थैंक यू। Good afternoon, sir. Good afternoon. आफ्टरनून, गुड।
भैया रुको रुको, अरे रुको, इसमें अटेंडेंस लगा दो पहले। साइड हो सारे, पहले सभी अंदर बैठो और एक एक बच्चा इसको बैठ जाओ। क्या बैठने की जल्दी रहती है ना, इनके जगह भी जल्दी रहती है।